जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का एग्ज़ाम 2 दिसंबर से चालू हो चुका है और आपका यह 13 दिसंबर तक चलेगा, यानी कि कल भर चलेगा। तो ऐसे में मैं आपके लिए जीके और जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रथम पंचवर्षीय योजना संसद में प्रस्तुत की गई थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना संसद में कब प्रस्तुत की गई थी? तो इसका जवाब हो जाएगा 1951, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संसद में पेश किया था। अगर सवाल उठता है कि पंचवर्षीय योजना को सबसे पहले संसद में किसने प्रस्तुत किया था, तो इसका जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। और यह योजना कब तक चला था? तो यह योजना चला था 1951 से लेकर 1956 तक। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरुआत की गई थी? तो यह हो जाएगा 1951 में। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसको बढ़ावा दिया गया था, तो इसका जवाब हो जाएगा कृषि को बढ़ावा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज स्थापित किया गया था। तो भारत का राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज, जिसको एनएसई के नाम से भी जानते हैं, इसको कब स्थापित किया गया था? तो इसको स्थापित किया गया था 1992 में, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत का राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज, जिसको एनएसई के नाम से भी जानते हैं, साल 1992 में स्थापित किया गया था। और यह कहाँ पर स्थित है? तो यह मुंबई में स्थित है, यानी कि जो एनएसई का मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है। और आपको बता दूं कि एनएसई को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसको सेबी के नाम से जानते हैं, साल 1993 में आधिकारिक तौर पर स्टॉक एक्सचेंज के रूप में मान्यता दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्न में से किसे शामिल नहीं किया जा सकता है? यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सोना हो गया, रिजर्व ट्रेंच पोजीशन हो गया और विशेष आहरण अधिकार हो गया, ये सभी भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल किए जा सकते हैं। लेकिन जो कार्बन बॉन्ड हो गया, उसको भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है? तो यहाँ पर हो जाएगा वुलर झील, ऑप्शन नंबर सी। और ये कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील है और ये जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में स्थित है। तो वुलर झील कहाँ पर स्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह झील हरामुख पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती है। और आपको बता दूं कि यह एशिया की दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मुद्रा विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो मुद्रा विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो वो आपका गुजरात राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मुद्रा पावर प्लांट, जो कि गुजरात के कच्छ जिले के मुद्रा तालुका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रायद्वीपीय भारत के निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जो कि अरब सागर में नहीं गिरती है? आखिर कौन सा नदी है? तो यहाँ पर देख सकते हैं जो पेरियार है और जो नर्मदा है और जो ताप्ती है, ये सभी अरब सागर में गिरती है। लेकिन जो कावेरी नदी है, ऑप्शन नंबर बी, जो कावेरी नदी है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत की कावेरी नदी, जो कि अरब सागर में नहीं गिरती है, तो ये कहाँ पर गिरती है? तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है और कर्नाटक राज्य से निकलती है और तमिलनाडु से होकर ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। वही पेरियार नदी, ताप्ती नदी और नर्मदा नदी, ये भारत की वे नदियाँ हैं जो कि अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि कंचनजंगा स्थित है। तो कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है? तो इसका जवाब हो जाएगा सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी। तो आपको बता दूं कि जो कंचनजंगा चोटी है वो भारत के सिक्किम राज्य में भी पड़ती है और नेपाल में भी पड़ती है। तो ऐसे में सिक्किम और नेपाल यहाँ पर दोनों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर राज्य पूछा जाता है तो यहाँ पर सिक्किम हो जाएगा, वही अगर देश पूछा जाएगा तो यहाँ पर नेपाल हो जाएगा। और यह दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई की बात करें तो उसकी ऊंचाई है 8,586 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है? तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील कहाँ पर स्थित है? तो इसका जवाब हो जाएगा उड़ीसा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो चिल्का झील है, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। वही वुलर झील की बात करें तो वुलर झील अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि वुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है और यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है।
वही वेवनाड झील, यह भारत की सबसे लंबी झील है और यह केरल राज्य में स्थित है। वही सांभर झील की बात करें तो सांभर झील यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है और यह राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन परत किस परत में होती है। तो पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन परत किस परत में होती है, तो इसका जवाब हो जाएगा स्ट्रेटोस्फियर, यानी कि समताप मंडल। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन परत समताप मंडल में होती है, जिसको इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फेयर कहा जाता है। समताप मंडल पृथ्वी की सतह से करीब 10 से 16 किलोमीटर की ऊपर से शुरू होता है। तो समताप मंडल के नीचे क्या होता है, तो वो क्षोभ मंडल होता है और लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होता है। वायुमंडल में मौजूद ओजोन का करीब 90% हिस्सा समताप मंडल ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसने तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया था। तो किसने तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया था, तो इसका जवाब हो जाएगा इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी। तो आपको बता दूं कि दिल्ली सल्तनत के तीसरे शासक इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया था। आखिर तुर्कान ए चहलगानी क्या था, तो तुर्कान ए चहलगानी में इल्तुतमिश ने अपने भरोसेमंद गुलामों को शामिल किया था। तुर्कान ए चहलगानी को चालीसा भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि कलकत्ता ब्रिटिश इंडिया की राजधानी बनी थी, तो वो कब बनी थी, तो वो बनी थी आपका 1772 में। तो आपको बता दूं कि साल 1772 से लेकर 1911 तक ब्रिटिश इंडिया की राजधानी कलकत्ता थी, लेकिन बाद में इसको दिल्ली शिफ्ट कर दिया जाता है। और जब कलकत्ता उस समय राजधानी थी, तभी उस समय गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे और यह निर्णय जो कि कलकत्ता राजधानी रहेगी, तो इसका निर्णय वॉरेन हेस्टिंग्स ने लिया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की शुरुआत किसने की थी। तो 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की शुरुआत किया गया था। तो यहाँ पर पूछा गया था किसने किया था, तो इसका जवाब हो जाएगा विलियम्स जोन्स ने, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सर विलियम्स जोन्स ने 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था। और इसकी स्थापना कहाँ पर किया गया था, तो इसका स्थापना किया गया था कोलकाता के फोर्ट विलियम में। इस सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि एंग्लो मैसूर युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल का राज्यपाल किसे नियुक्त किया। तो बंगाल का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया था एंग्लो मैसूर युद्ध के बाद, तो इसका जवाब हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि जालियांवाला बाग नरसंहार के लिए कौन सा ब्रिटिश अधिकारी जिम्मेदार था। तो जालियांवाला बाग नरसंहार के लिए कौन सा ब्रिटिश अधिकारी उत्तरदायित्व था, यानी कि जिम्मेदार था, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जनरल डायर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए ब्रिटिश सेना के जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड हेरी डायर, जिसको जनरल डायर शॉर्टकट में कहते हैं, वह जिम्मेदार था। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था। अमृतसर के जालियांवाला बाग में सभी लोग शामिल हुए थे। वहीं पर हजारों लोगों को बिना किसी चेतावनी के गोलियां दाग दी गई थी। इस घटना को अमृतसर नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन योजना 1946 का मंत्री नहीं था। तो कौन कैबिनेट मिशन योजना 1946 का मंत्री नहीं था, तो इसका जवाब हो जाएगा वेवेल, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आर्चिबाल्ड वेवेल जो कि कैबिनेट मिशन योजना 1946 का सदस्य नहीं था। तो कौन कौन यहाँ पर सदस्य थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो कि भारत के राज्य सचिव थे। इसके अलावा नीचे में देख सकते हैं सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये भारत के व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। एवी अलेक्जेंडर, ये एडमिरल्टी के प्रथम लॉर्ड थे। इस मिशन के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था, यानी कि कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। और संविधान सभा की आधिकारिक स्थापना कब की गई थी, तो वो की गई थी 6 दिसंबर 1946 को। पहला क्वेश्चन में पूछा गया कि महात्मा गांधी तथा मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के मार्गदर्शक थे। तो महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के मार्गदर्शक कौन थे, तो इसका जवाब हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले ऐसे व्यक्ति थे जो मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के सलाहकार और गुरु थे। और आपको बता दूं कि महात्मा गांधी ने अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले पर एक किताब भी लिखी थी। उस किताब का नाम था गोखले माय पॉलिटिकल गुरु।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि संविधान के प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की थी। तो संविधान के प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की थी, तो इसका जवाब हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान के राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है। तो इसका क्या हो जाएगा जवाब, तो इसका जवाब हो जाएगा कन्हैया लाल मनिकालाल मुंशी ने, यानी कि के.एम. मुंशी ने। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कन्हैया लाल मनिकालाल मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा है। और मुंशी एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे, राजनीतिज्ञ थे और लेखक थे। उन्होंने संविधान के प्रारूपण में अहम भूमिका निभाई थी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय संविधान के खालिस्तान का संबंध युद्ध, बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह की स्थिति आपातकाल से है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 352 सही जवाब हो जाएगा। तो आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 का संबंध युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति आपातकाल से है। और इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अगर उन्हें लगता है कि देश की सुरक्षा में कोई प्रभाव पड़ने वाला है, कोई बाहरी आक्रमण पड़ने वाला है, तो वह अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के प्रावधान शामिल है। तो कौन से अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के प्रावधान शामिल है, तो इसका जवाब हो जाएगा 11वीं अनुसूची। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 73वां संविधान संशोधन किया गया था 1992 में, तो उसका जरिए पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है और इसे 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष जोड़ा गया था या फिर शामिल किया गया था। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को वर्ष 1976 में शामिल किया गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि वर्ष 1976 में अपनाया गया, यानी कि जो साल 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया था, उसके जरिए मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, जो कि संविधान के भाग 4 में दिखाई देता है। इसके अलावा अनुच्छेद 51 का में मौलिक कर्तव्यों के बारे में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस संशोधन ने मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी है। तो आखिर किस संशोधन के तहत मतदाताओं की आयु, यानी कि पहले 21 वर्ष के लोग वोट दे सकते थे, लेकिन अब 18 वर्ष के लोग भी वोट दे सकते हैं। तो कितनेवें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है, तो वो किया गया है 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 1988 में 61वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके जरिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। जो कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उस समय उनके द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। और आपको बता दूं कि संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया है, जो कि मतदान की आयु को कम कर दिया गया है। और मतदान का अधिकार एक प्रकार का कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित गतिविधियों में से किसको अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र के एक भाग के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो द्वितीयक क्षेत्रक में कौन सा यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा, तो आपको बता दूं कि पहला क्षेत्र यानी कि प्राथमिक क्षेत्रक में कृषि आता है, एग्रीकल्चर आता है। वह द्वितीयक क्षेत्रक में आता है जो इंडस्ट्री का काम होता है, जो उद्योग का काम होता है, उसको यहाँ पर द्वितीयक क्षेत्रक में रखा जाता है। वह तृतीयक क्षेत्रक में आपका सेवाएं आ जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो कानूनी परामर्श है वह एक प्रकार की सेवा में आता है, यानी कि वह तृतीयक क्षेत्रक में आ जाता है। चाय बागान की बात करें तो चाय बागान आपका आ जाता है पहला नंबर में, यानी कि कृषि क्षेत्र में। वही देख सकते हैं बैंकिंग, जो कि सेवा में आ जाता है और यह तृतीयक क्षेत्रक में आ जाता है। तो बचता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, जो कि फार्म उपकरण निर्माण है, यानी कि यह उद्योग से रिलेटेड करता है, यानी कि इंडस्ट्री से रिलेटेड करता है। तो ऐसे में ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्न में से किसका निर्यात एक अदृश्य निर्यात है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा और ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि अदृश्य निर्यात जिसको हम छू नहीं सकते हैं, और नीचे में जो ऑप्शन दिए गए हैं उनको हम यहाँ पर छू सकते हैं। तो सेवाओं को कभी भी यहाँ पर छुआ नहीं जा सकता है, उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अदृश्य निर्यात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का वह हिस्सा है जिसमें माल या वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं किया जा सकता है। इसमें सेवा क्षेत्र शामिल है, जैसे कि बैंकिंग,
बीमा, विज्ञापन, पर्यटन, कंसल्टेंसी आदि शामिल है। इसके अलावा अदृश्य निर्यात के कुछ और भी उदाहरण दिए गए हैं। शिक्षा, चिकित्सा, यात्रा, विदेशी सहायता, विदेशी ऋण और उन पर ब्याज का भुगतान। इसके अलावा आप्रवासी द्वारा घर पर परिवार के सदस्यों को पैसे भेजना, ये सभी अदृश्य निर्यात के अंतर्गत आते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि ऐसी स्थिति जिसमें सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो क्या कहलाता है। तो इस सवाल का मतलब होता है कि सरकार के पास जितना फंड है उससे अधिक खर्चा करता है, तो उसको यहाँ पर क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं वित्त की कमी, यानी कि राजकोष में पैसे की कमी हो जाता है तो उसको यहाँ पर कहा जाएगा वित्त की कमी। तो ऐसे समझ ही सकते हैं कि मान लीजिए कि सरकार अधिक खर्चा करेगी, मान लीजिए खजाना में पड़ा ही नहीं होगा और अधिक खर्चा करेगी तो वित्त में कमी तो ऑटोमेटिक ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक कच्चे रेशम का उत्पादन करता है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, तो कर्नाटक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे अधिक कच्चा रेशम का उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कर्नाटक भारत में सबसे ज़्यादा कच्चा रेशम उत्पादन करने वाला राज्य है। यह देश के कुल रेशम उत्पादन का 70% से ज़्यादा हिस्सा अकेले पूरा करता है, यानी पूरे भारत देश में 70% सप्लाई करता है। कर्नाटक में शहतूत रेशम का उत्पादन होता है। तो अगर पूछा जाता है कि कर्नाटक में कौन सा रेशम का उत्पादन किया जाता है तो यहाँ पर हो जाएगा शहतूत रेशम, जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से उच्च गुणवत्ता वाली रेशमी कपड़ों को बनाने में किया जाता है। कर्नाटक में रेशम के कीड़ों का भी पालन किया जाता है। इसके अलावा आपको बता दूं कि कर्नाटक की जलवायु और मिट्टी ऐसी परिस्थिति में होती है कि शहतूत के पेड़ों की खेती के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि राष्ट्रीय हीरा संस्थान खालिस्तान में है। तो राष्ट्रीय हीरा संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो वो आपका हो जाएगा सूरत में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि राष्ट्रीय हीरा संस्थान गुजरात के सूरत में स्थित है और राष्ट्रीय हीरा संस्थान की स्थापना 1978 में की गई थी। यह हीरे जवाहरात और गहनों के क्षेत्र में भारत का एक प्रतिष्ठित संस्थान है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत के निम्न में से किस राज्य में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान स्थित है। तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो इसका जवाब हो जाएगा मणिपुर, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो कि भारत के मणिपुर में स्थित है और जिला पूछा जाता है तो वो हो जाएगा बिष्णुपुर। इसका नाम केबुल लामजाओक राष्ट्रीय उद्यान है। यह उद्यान मणिपुर के लोकतक झील का एक अभिन्न हिस्सा है। तो अगर पूछा जाता है कि लोकतक झील कहाँ पर स्थित है तो वो भी मणिपुर में स्थित है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में पहली कपास मिल की स्थापना किस शहर में की गई थी। तो भारत में पहली कपास मिल की स्थापना बॉम्बे में की गई थी। तो यहाँ पर कलकत्ता भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर इसलिए बॉम्बे कर दिया गया है। आपको बता दूं कि कलकत्ता में पहली मिल तो यहाँ पर स्थापना किया गया था, लेकिन कलकत्ता में नहीं चला था। बाद में यहाँ पर बॉम्बे में जब स्थापित किया गया तब जाके यहाँ पर मिल चलने लगा था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत में पहली कपास मिल 1818 में कलकत्ता के पास फोर्ट ग्लस्टर में स्थापित की गई थी, लेकिन यह व्यावसायिक विफलता रही थी। यानी कि जो कलकत्ता में जो कपास मिल स्थापित किया गया था तो यहाँ पर सक्सेस नहीं कर पाया था। वही भारत में दूसरी बार मिल 1854 में केजीएन डाबर द्वारा बॉम्बे में स्थापित किया गया था और उस कंपनी का नाम रखा गया था बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी, और वहाँ पर चल पड़ा था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे देश में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य गोवा है, और वही जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या में यह चौथा नंबर में आता है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसके अलावा चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।